अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में जादुई अमल से मुतल्लिक एक नाकाबिले यकीन कहानी। हेलो, मैंने टेलीफोन की घंटी पर कॉल वसूल की और बारूद अंदाज से बोला, सर मैं लेडी अस्पताल से शमसुद्दीन बात कर रहा हूँ सर। मामला यह है कि जचकी वार्ड से एक नौमौलूद बच्चा अगवा हो गया है। एरिया के एतबार से आपका थाना हदूद में आता है, तभी मैं आपको इत्तला कर रहा हूँ। जनाब शमसुद्दीन, आप बता सकते हैं कि ये वाकया कब पेश आया और आप अस्पताल इंतजामिया में से कोई ओहदेदार बात कर रहे हैं या अगवाशुदा बच्चे के लवाहिकीन में से? सर, मैं अगवाशुदा बच्चे का मामू बात कर रहा हूँ। अस्पताल इंतजामिया इस सिलसिले में किसी किस्म का कोई ताउन नहीं कर रही सर, और ना ही कोई बात सुनने को तैयार है। आप प्लीज हमारी मदद कीजिए। मेरी बहन बहुत सख्त परेशान है और उसकी अपनी हालत भी बिगड़ती जा रही है। अच्छा, ये किस वक्त का वाकया है? सर, रात में बच्चे की पैदाइश हुई। सेहतमंद बच्चा था। सारी रात वो अस्पताल इंतजामिया के मखसूस चिल्ड्रन वार्ड के मखसूस झूले में रहा, मगर सुबह होते ही बच्चा झूले से गायब था। ठीक है, ये जरूर कोई अगवाकार है। अस्पताल वालों की मिली भगत भी हो सकती है या कोई और साजिश भी। मैं अभी पहुंचता हूँ। मैंने एएसआई सलामत और हवलदार करम खान को अपने हमरा लिया और अस्पताल पहुंच गया। मेन गेट के पास ही मुझे शमसुद्दीन मिल गया। सर, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, वरना पुलिस इंस्पेक्टर हम जैसे गरीब लोगों को कहाँ लिफ्ट कराते हैं। ये तो मेरा फर्ज है मोहतरम। खैर, आप मुझे बगैर वक्त जाए किए बताएं कि माजरा क्या है। शमसुद्दीन ने सारा वाकया तफसील से दोहराया। बच्चा झूले से गायब हुआ था। मैंने बात सुनने के बाद अस्पताल के एमएस से बात की। सर, रात बच्चा हमारी कस्टडी में था। मैंने नाइट ड्यूटी पर मौजूद तमाम स्टाफ से पूछगिछ की, मगर किसी ने भी बच्चे के बारे में कोई मालूमात नहीं बताई। किसी को कुछ इल्म ही नहीं है। एमएस शक्ल से तो शरीफ आदमी लगता था। एक लम्हे को मुझे लगा जैसे वो हकीकत पर मबनी बयान दे रहा है और इसे वाकई कुछ इल्म ना हो, मगर मैंने तफ्तीश जारी रखी। आप प्लीज इन तमाम लोगों की लिस्ट दिखाएं जो नाइट ड्यूटी पर मामूर थे। जरूर सर। जल्द ही मेरे सामने 20 लोगों की लिस्ट थी, जिसमें 12 नर्सें और 8 डॉक्टर थे। मैंने तकरीबन सारे लोगों से पूछताछ की, मगर सारा स्टाफ ही लाइन था। एक बात जो नई इल्म में आई थी वो ये कि इस बच्चे का सारा जिस्म सुर्ख रंगत पर मुश्तमिल था और इसकी आंखें भी सुर्ख रंग की थीं, सुर्ख और गहरी सुर्ख। इतना बता दूं कि यह केस इतना सीधा न था जितना नजर आ रहा था, क्योंकि हमने रात वाली सारी सीसीटीवी वीडियोस देख ली थी, लेकिन कहीं कुछ नजर नहीं आया था। अभी हम अस्पताल में ही थे कि एक और वाकया पेश आ गया। अगवाशुदा बच्चे की मां का अचानक इंतकाल हो गया था। उसे एक खून की उल्टी आई। उल्टी आने के साथ ही वो औरत फौत हो गई। फौत होने के साथ ही उस औरत का जिस्म अजीबो गरीब तरीके से बिगड़ना शुरू हो गया। अब वो औरत नहीं लग रही थी। ये मंजर इस कदर खौफनाक था कि मुझ समेत सारे लोगों के दिल दहल गए। गैर मर्ई मखलूक का वजूद, मैं इस हकीकत को तस्लीम करता था कि दुनिया में ऐसी मखलूकात हैं जो हर तरह का जोन बदल सकती हैं। सर, आप प्लीज मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में मुकम्मल तफ्तीश कर लें। हम मुसलमान हैं, अशरफुल मखलूकात हैं। देखो शमसुद्दीन, मैंने इसलिए तुमसे ये पूछताछ की है क्योंकि तुम्हारी आंखों के सामने ही तुम्हारी बहन मरने के बाद अजीबो गरीब जिस्म में ढल गई है। उसकी लाश मुकम्मल तरीके से बिगड़ गई है, जैसे ये कोई और ही मखलूक हो। मुझ पर शक न करें सर, क्योंकि अगर मैं रूप बदल सकता तो अब तक आपके सामने न खड़ा होता, आपको नुकसान पहुंचा चुका होता। उसकी बात दुरुस्त थी। इस दौरान शमसुद्दीन के वालिद, माँ और भाई भी आकर और सब लोग बहुत ही ज्यादा परेशान और खौफजदा थे कि आखिर ये माजरा क्या है। 2 बातें सामने आई थी, बच्चे का मखसूस कमरे से अगवा होना और मरने के बाद बच्चे की माँ की लाश का खौफनाक हालत में बिगड़ जाना। जहां तक बच्चे का अगवा शामिल था, वो इसलिए सवालिया निशान था कि मखसूस कमरे में रखे हुए बच्चे को सवाए स्टाफ के कोई और नहीं गायब कर सकता था। यह अस्पताल का अपना मखसूस निज़ाम था जो खास तौर पर बच्चों के लिए बनाया गया था। बच्चों को मखसूस कमरे में रखा जाता था। खसूसी कोड सिर्फ एडमिन डिपार्टमेंट का सीक्रेट राज होता था जो कंप्यूटर से ऑपरेट किया जाता था। इतने सीक्रेट सिस्टम के बाद भी बच्चा गायब था और ये सारी कार्रवाई एडमिन और कंप्यूटर डिपार्टमेंट के स्टाफ के बगैर मुमकिन थी ही नहीं।
सबसे पहले तो मैंने बच्चे की बाजियाबी के लिए इक़दामात किए, मुख्तलिफ टीमों को शहर में फैला दिया और किसी भी मशकूक शख्स पर नजर रखने का अंदिया दिया। फिर कुछ नया हुआ, क्योंकि मुझे एक आदमी ने कॉल की और उसने भी कुछ ऐसा ही कहा। उसका कहना था, सर मैं रावलपिंडी के नवाही गांव मुरादाबाद से बात कर रहा हूं। हमारे घर रात में एक बच्चे की पैदाइश हुई और सुबह को बच्चा घर से गायब था। हर जगह ढूंढा मगर कहीं ना मिला। एक और बात जो इस केस में मुश्तरका थी वो ये थी कि बच्चे की सुर्ख आंखें और सुर्ख जिस्म था। दोनों केसेस की कड़ियां मिलती नजर आ रही थी। मैंने अस्पताल के तमाम स्टाफ का तफसीली बयान रिकॉर्ड किया और मुरादाबाद की जानिब रवाना हो गया। मेरे साथ एएसआई और हवलदार भी थे जो अभी तक खौफ के समंदर में डुबकियां लगा रहे थे। हम उस वक्त पिंडी से कुछ किलोमीटर के फासले पर मौजूद मुरादाबाद जाने वाली पक्की सड़क पर थे। दोपहर का वक्त था, गर्मी अरूज पर थी, मगर केस भी अहम था कि बहुत अलग किस्म का नजर आ रहा था। साहब जी, मेरी जिंदगी में ये पहला मौका है जब सबकी नजरों के सामने एक औरत की लाश किसी इंतहाई खौफनाक मखलूक की शक्ल में बिगड़ गई। सर, एएसआई साहब ठीक कह रहे हैं, मेरी जिंदगी का भी ये पहला ही मौका है। हवलदार बोल पड़ा। हाँ, मैं तो जैसे तुम दोनों से अलग मखलूक हूं ना, हम सब के लिए ही ये पहला मौका है। फैसल रजा का बेटा अमेरिका से डिग्री होल्डर था, काबिल और ज़हीन लड़का था। उसने अपनी कजन से मोहब्बत की, शादी की, हम खुद उसकी शादी में शरीक हुए, मगर वो सिर्फ एक रात का दूल्हा साबित हुआ। मुझे नौजवान की मौत का अफसोस था। सफर जारी था। मुरादाबाद पहुंचकर मैंने उस आदमी को कॉल की जिसने हमें बच्चे के अगवा की मालूमात दी थी। उससे बात करते हुए हम उसके घर पहुंच गए, लेकिन जब घर पहुंचे तो वहां खौफो हरास फैला हुआ था। साहब जी, हम गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। रात हमारे वहां एक बच्चा पैदा हुआ, मगर सुबह को बच्चा अपनी जगह पर मौजूद नहीं था। हर जगह ढूंढा मगर कहीं नहीं मिला। फिर आपको इत्ला दी, मगर आपके आने से पहले एक और खौफनाक वाकया पेश आया। हमारी बहन मरने के बाद अचानक ही अजीबोगरीब शक्ल में बिगड़ गई है, जैसे इंसान ना हो, कोई और ही मखलूक हो। ये तो सेम वही केस था जो दूसरी मर्तबा दोहराया गया था। अजीब मुअम्मा था जो समझ से बाहर था। तुम्हारी इसी बहन का खाविंद कहाँ है? उसकी तो जी मौत हो गई थी। सुहाग रात से एक दिन बाद हमारी बहन बेवा हो गई थी, तो उसके खाविंद की मौत कैसे हुई थी? वो तो जी शादी वाली रात ही फौत हो गया था। फिर उसकी मौत के 3 माह बाद हमें पता चला कि बहन हामला है। कुल 9 माह बाद बच्चा पैदा हुआ था जो गायब हो गया, और अब हमारी बहन भी मर गई है और मरकर एक अजीबोगरीब मखलूक की शक्ल धार ली है। ये अजीबोगरीब सूरत हाल थी। फैसल रजा का बेटा भी तो पहली रात मारा गया था। ऐसा लगता था जैसे अगला शिकार फैसल रजा की बहू थी, जिसका खाविंद पहली रात मारा गया था। मैंने जरूरी कार्रवाई पूरी की और पिंडी वापस आ गया। इसी दौरान मैंने शमसुद्दीन से कुछ मालूमात ली। उसने भी इंकशाफ किया कि उसकी बहन का खाविंद यानी बहनोई की डेथ भी पहली रात ही हुई थी। तीनों केसेस में मुशाबत थी। मुझे नए शिकार को इस किस्म की सिचुएशन से बचाना था जो मतवक्का तौर पर फैसल रजा की बहू थी। उसी शाम मैं फैसल रजा के घर में था। जनाजे में शिरकत की। मरने वाले का नाम अनवर था। जनाजे के बाद उसे कब्र में दफन करने के बाद उसके घर आ गए। बेवा नरगिस को तवील बेहोशी के बाद होश आया। मैंने नरगिस को शामिल तफ्तीश करते हुए केस का दायराकार बढ़ा दिया। नरगिस की हालत कुछ संभली तो मैंने उससे कुछ सवालात पूछे। सबसे पहले तो आपके खामिन का अफसोस है। मैं आपको तकलीफ ना देता, मगर मेरी ड्यूटी है। मैं इंसानी जिंदगी की हिफाजत के लिए तमाम तर कोशिशें बुरोकार लाऊंगा। जी, आपने जो कुछ पूछना है पूछिए। आपके खामिन की मौत किस वक्त हुई थी? मतलब आपको कब मालूम हुआ कि वो इस दुनिया में नहीं है? सुबह 4 बजे का वक्त था। जब मैं वॉशरूम जाने के लिए उठी तो मैंने देखा अनवर के मुंह से खून निकल रहा था और इनकी आंखें मुकम्मल खुली हुई थी। मैंने चेक किया तो अनवर इस दुनिया में नहीं थे। इसके बाद मुझे कुछ होश ना रहा। मैंने चंद और दूसरे सवालात भी किए जिनका नरगिस तसल्ली से जवाब देती रही। अलबत्ता एक बात हैरानकुन थी, नरगिस की आंखें सुर्ख और गहरी सुर्ख थीं, जो किसी आम इंसान की आंखों में सुर्खाई नहीं पाई जाती। और पिछले केसेस में पैदा होने वाले दोनों बच्चे सुर्ख आंखों के मालिक थे। मैंने नरगिस को खसूसी ऑब्जर्वेशन पर रखा। उसके लिए लेडी ऑफिसर सुरैया की खिदमत ली गई और फिर 2 माह का अरसा बीत गया, कोई खास पेशरफ्त ना हो सकी। नरगिस अभी तक ऑब्जर्वेशन में थी।
उसकी हर हरकत को रिकॉर्ड किया जा रहा था। वो प्रेग्नेंट थी और घर पर ही थी। फिर एक अहम पेशरफ्त हुई। मैं ऑफिस में था जब मुझे इसी किस्म की एक कॉल आई। सर, इंस्पेक्टर कामरान बुखारी बात कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, आप कौन? सर, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मेरा नाम फरखंदा है और मेरे पास एक खुसूसी खबर है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। वो लड़की घबराई हुई थी। जरूर, आप थाने आ जाएं, यहाँ आराम से बात हो सकती है। ओके सर, मैं आती हूँ। आधे घंटे के इंतजार के बाद एक नौजवान लड़की मेरे ऑफिस आई। उसकी उम्र 22 साल से ज्यादा नहीं थी। चेहरे पर निकाब था। मैंने उसे बैठने का कहा और फिर गुफ्तगू का आगाज हुआ। सर, मेरा नाम फरखंदा है। मॉडल टाउन में अपनी अम्मी के साथ रहती हूँ और मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, बताएं। एक बात जहन में रख लें कि कानून का साथ देने वालों का नाम हमेशा सेग़े राज में रखा जाता है और किसी भी किस्म की टेंशन की सूरत में पुलिस आपका मुकम्मल साथ देगी। सर, मैं मॉडल टाउन के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचिंग करती हूँ। मेरी एक मिलने वाली जिसका नाम गुलनार है, मैं कल उसके घर गई। उसने मुझे घर आने की दावत दी थी। पुरजोर इसरार पर मैं उसके घर चली गई। उसका घर 2 कमरों पर मुश्तमिल है। उसके मुताबिक वो इस दुनिया में अकेली रहती है क्योंकि उसका सारा खानदान एक हादसे में जाँ बहक हो गया है। सर, जो बताने की असल बात है वो ये कि उसने मुझे कमरे में बिठाया और खुद बाहर चली गई। कमरा अजीबोगरीब था, हालांकि वहां सब कुछ नॉर्मल था, मगर मुझे पुरस्कार महसूस हो रहा था। कुछ देर बैठने के बाद मुझे उसने एक सुर्ख रंग का शरबत पेश किया। वो गाढ़ा और लजीज शरबत था। एक लम्हे को मैं सब कुछ भूल गई। मुझे जैसे नशा चढ़ गया था या फिर याददाश्त खत्म हो गई थी। उसने उसी लम्हे मुझे कुछ और भी खिलाया। मुझे थोड़ा बहुत याद पड़ता है कि जैसे वो कच्चा गोश्त था जिसमें हल्की सी बदबू उठ रही थी। उस गोश्त को खाते ही मेरा दिमाग वापस नॉर्मल होने लगा, मेरे आसाब नॉर्मल होने लगे। मगर उस वक्त मैं अपने कमरे में मौजूद थी। ये तो मुमकिन ही नहीं था कि मैं खुद ब खुद गुलनार के घर से अपने कमरे में पहुंच गई थी। वो लड़की ये कहते कहते चुप हो गई। मैंने उसकी आंखों में खौफ का वाज़ेह अक्स देखा। उसकी आंखें सुर्ख थीं, बहुत ज्यादा सुर्ख। और यही सुर्खी मैंने अपने इस केस में हर मुतासरा औरत और बच्चों में देखी थी। जो बच्चे अगवा हुए थे या जो औरतें मरने के बाद अजीबोगरीब सूरत इख्तियार कर गई थी, वो सब सुर्ख आंखों के मालिक थे। वेरी गुड फरखंदा बहन, आपने मेरा मसला हल कर दिया। मैं पिछले 2 माह से इसी केस पर काम कर रहा हूँ। मुझे 200% उम्मीद है कि जरूर इस सारे चक्कर के पीछे गुलनार नामी डाइन का हाथ है। फिर मैंने फरखंदा को बच्चों के अगवा, खामिंदों का मरना और औरत का बच्चा पैदा करने के बाद मरकर अजीबोगरीब मखलूक में तब्दील हो जाना। फरखंदा ने बहुत से राजों से पर्दाफाश किया। सर, मैं जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ वहां 3 लड़कियां और भी पढ़ाती थीं। एक लड़की का ताल्लुक उसी मॉडल टाउन से था जिसकी पिछले दिनों शादी हुई और उसका खामिन शादी के अगले दिन मारा गया। मैंने फौरन उसे उचक लिया। आप फैसल रजा के बेटे की बात तो नहीं कर रही? जी बिल्कुल, उन्हीं की बीवी मेरे साथ टीचिंग करती थी। सर, एक और लड़की जो गालिबन किसी गांव से आई थी, शादी के बाद उसका खामिन भी मौत का शिकार हुआ। ये बहुत पुरानी बात है, जब गुलनार नई नई स्कूल आई थी और वो लड़की जो गांव से थी उसके घर गई थी। उसके साथ भी ऐसा हुआ था जो कुछ मेरे साथ हुआ। वो मेरी दोस्त थी, लेकिन इस वाकये के बाद वो स्कूल कभी नहीं आई। अलबत्ता मैंने उसे कई बार गुलनार के घर से वापस आते हुए देखा था। मैंने उससे बात करने की कोशिश भी की, मगर उसने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया था। फिर उसी लम्हे मुझे लगा जैसे फरखंदा के हाथ पांव मुड़ने लगे हैं। वो मेरी तरफ खून ख्वार नजरों से देख रही थी। उसकी सुर्ख आंखों में खून उतर आया था। वो अपने आप पर कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रही थी। उसके हाथ पांव अपनी जिसामत से भरने लगे। ये अजीबोगरीब सूरत हाल थी। पानी पानी, वो अजीब तरीके से चीखने लगी। मैंने उसे पानी पिलाया। पानी पीने से कुछ अफाका हुआ, फिर वो नॉर्मल होने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उसके सारे आसाब नॉर्मल होते गए। सर, जब से मैं गुलनार के घर से होकर आई हूं मेरी हालत ऐसी ही है। मेरा दिल चाहता है कि गुलनार के हाथ का लजीज शरबत पीऊं और बदबूदार गोश्त खाऊं, लेकिन पानी पीने से मेरी हालत कदरे बेहतर हो जाती है। आप प्लीज गुलनार को गिरफ्तार कर लें सर। वो यकीनन कोई जादूगरनी है जो काले सफली अमल से लोगों की जिंदगी जहन्नुम बना रही है। उसका घर 5 ब्लॉक फेज 2 में है।
फरखंदा की हालत अभी भी मुकम्मल ठीक नहीं थी। उसकी सांस फूली हुई थी और जिस्म कांप रहा था। इतनी अहम मालूमात देने का शुक्रिया। आप अगर माइंड ना करें तो मेरे साथ चलें, मैं गुलनार से निमट लूंगा, मगर आपकी तबीयत खराब है, मैं आपको घर तक ड्रॉप कर दूं। नहीं सर, मैं ऑटो से चली जाऊंगी, आप बस उस गुलनार को पकड़ लें। वो उठ खड़ी हुई, उसका जिस्म थर थर कांप रहा था। मुझे नहीं लगता था कि वो इस हालत में बगैर किसी मदद के अपने घर पहुंच जाएगी। आप मेरी बहन की तरह हैं, आपकी मदद करना मेरा अखलाकी फर्ज है। आप मेरे साथ पहले अस्पताल चलिए, अपना चेकअप कराइए, फिर हम आपको बाहिफाजत आपके घर पहुंचा देंगे। फरखंदा कमजोरी की वजह से दोबारा कुर्सी पर बैठ गई। उसकी हालत बहुत खराब थी। मुझे इस लड़की को संभालने के लिए एक औरत की जरूरत थी। सुरैया ऑन ड्यूटी थी। मैंने सुरैया को बुलाया और फिर हम उसे लेकर अस्पताल गए। वहां उसे दोबारा दौरा पड़ा। मैंने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए फरखंदा के सारे टेस्ट सरकारी खर्च से कराए, क्योंकि वो इस वक्त हमारी बेहतरी के लिए आई थी और गुलनार के खिलाफ मुमकिना केस में फरखंदा जैसे मजबूत गवाह का होना भी लाजमी था। जल्द ही सारे टेस्ट हो गए और फाइनल रिपोर्ट ने मुझे घुमा के रख दिया। फरखंदा ने मुर्दा गोश्त खाया था और वो भी इंसानी, और साथ ही इंसानी खून पिया था। मेडिकल टेस्टों ने ये बात साबित कर दी थी कि इसके जिस्म में दोनों चीजें पाई गई थी। मैंने सुरैया को फरखंदा के साथ अस्पताल में रहने का कहा, जबकि खुद मॉडल टाउन रवाना हो गया। शाम हो गई थी। मैंने बहुत से घर देख डाले, मगर गुलनार का घर मिलने में ना आया। ये गुंजान आबाद बहुत बड़ी आबादी थी, हर घर चेक करना मुमकिन ना था। फिर मुझे ख्याल आया और मुझे अपनी अकल पर मातम करने का भी ख्याल सूझा। फैसल साहब की बहू भी तो मुतासिर हुई थी, उसकी रहनुमाई से हम गुलनार के घर तक पहुंच सकते थे। मैंने गाड़ी का रुख फैसल साहब के घर की तरफ मोड़ दिया। मुझे सब लोग जानते थे, घर में आना जाना भी था। फैसल से उनके बेटे की मौत के बाद एक मुलाकात में तफसीली बात हुई थी। फैसल साहब ने मेरी बात अब भी गौर से सुनी और उन्होंने बहू को मेरे साथ भेज दिया। कामरान भाई, आप भाभी को भी साथ ले लीजिए, उस औरत का मुझ पर सहर जल्दी होगा। मैं पूरे 9 माह तक उसके पास जाती रही हूँ। वो मुझे खून पिलाती थी, गोश्त खिलाती थी, लेकिन मुझे नहीं पता क्या होता था मेरे साथ। मैं हर शाम चली जाती और लजीज खून के साथ कच्चा बदबूदार गोश्त खाती। अगर मैं ऐसा न करती तो मेरा जिस्म जलने लगता और मैं तड़पने लगती। आपने किसी को भी अपनी सूरत हाल से आगाह क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं जब भी किसी को बताने का इरादा करती तो मेरी याददाश्त चली जाती और एकदम से सारी बात मेरे दिमाग से उड़ जाती। मैंने अपनी बीवी को भी साथ ले लिया। मंसूबा यह था कि दोनों औरतें गुलनार के घर के बाहर खड़ी होंगी, जबकि मैं खुद घर के अंदर जाऊंगा। रात के अंधेरे में हम लोग एक घर के सामने मौजूद थे। ये घर दूसरे घरों से अलग थलग था। फैसल साहब की बहू ने घर ढूंढने में मदद की। मैंने गाड़ी का इंजन बंद किया और बाहर निकल आया, जबकि वो दोनों गाड़ी में बैठी रहीं। मैंने गेट चेक किया, मगर वो अंदर से बंद था। मैंने दीवार फैलाने का मंसूबा बनाया, लेकिन मैंने यहाँ एक फैसला किया। घर मैंने देख लिया था और अब यहाँ अकेले घर में घुसना बेवकूफ़ी थी। मैंने दोनों औरतों को घर ड्रॉप किया और अपने साथियों के साथ दोबारा उस घर के सामने पहुंच गया। गुलनार पकड़ी गई थी। हमने उसे एक खूबरू लड़की को कच्चा गोश्त खिलाते हुए पकड़ा था। मैंने पूरे घर की तलाशी ली। एक कमरे में मुर्दा जिस्म पाए गए। इंसानी गोश्त बड़ी मिकदार में पाया गया, जबकि एक तहखाना भी मिला जहां एक इंसानी जिस्म भट्टी पर जल रहा था और तहखाने में ताफून के साथ अजीब सा धुआं फैल गया था। लेकिन उस धुएं ने हमारा काम बिगाड़ दिया। हम जो ही तहखाने में दाखिल हुए, हथकड़ी पहने हुए गुलनार एकदम गायब हो गई। एएसआई को झटका लगा था, हथकड़ी छूट गई और गुलनार न जाने कहां गायब हो गई। हमने मास्क पहन लिए। एक मुर्दा एक भट्टी में जलाया जा रहा था। मैंने एहलकारों के साथ मिलकर भट्टी बुझाई और लाश को बाहर ले आए। जिस्म जलकर कोयला हो गया था। एक को मैंने बहुत मुश्किल से पहचान लिया। वो तो फैसल साहब के बेटे की लाश थी, जो मरने के बाद जरूर कब्र से निकाली गई थी और गुलनार इसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही थी। हर जगह ढूंढ लिया गया, मगर गुलनार ना मिली। फिर एक आवाज आई, हा हा हा, इंस्पेक्टर, तुम ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो, मैं तुम्हारे सामने हूं, पकड़ो मुझे। वो गुलनार की जहरीली आवाज थी, मगर वो खुद गायब थी। जरूर इसने यकीनन किसी काले सफली अमल से गायब होने का तरीका ढूंढ लिया था और किसी हद तक कामयाब भी हो गई थी, क्योंकि मुझे वहां से एक किताब मिली थी जो सफली अमल से मुतल्लिक थी।
इस किताब में सबसे अहम चीज बजरिया जादू नजरों से ओझल होने का दर्जा था। मैंने किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। काले अमल से उस किताब में जरूर गायब हो जाने वाले शख्स को देखने का तोड़ भी मौजूद होगा। वक्त गुजर रहा था। मैंने किताब के तमाम उन्वान देख लिए मगर कोई तोड़ नजर न आया। तभी एएसआई ने एक अहम बात बताई। सर, एक तरीका है। अगर हम इस औरत का एक या कई बाल लेकर उसके 3 गिरा लगाएं और उस पर माउस 3 यानी सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर दम करके वो बाल आग में जलाएं तो ये जाहिर हो जाएगी। एएसआई ने बालों का एक गुच्छा मुझे थमाते हुए कहा। सर, जब हम आए थे तो मैंने उसे बालों से सख्ती से जकड़ा था और इसके काफी ज्यादा बाल मेरी वर्दी में लग गए थे। ये अच्छा शगुन था। मैंने कई बाल लिए, उसको 3 गिरा लगाई और उस पर माउस 3 पढ़कर फूंका। फूंकने के बाद हमने दोबारा भट्टी में आग जलाई और बालों को जलाने के लिए आग के करीब ले गए। बालों को जैसे ही तपिश पहुंची तो चीखने की आवाजें आई। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तुम खुद को हमारे हवाले कर दो वरना तुम जानती हो तुम्हारा क्या हशर होने वाला है। ठीक है, तो मेरे बालों को आग से दूर करो, मैं जाहिर होती हूँ। नहीं, तुम इसी हालत में सामने आओ, जल्दी करो, खुद को जाहिर करो वरना। मैंने तेज और सख्त लहजे में कहा। गुलनार ने खुद को हमारे सामने जाहिर कर दिया। मैंने उसे हथकड़ी लगाई और थाने ले आया और उसके घर को भी ताला लगा दिया। उसकी शक्ल काली स्याह थी। तफ्तीश के दौरान उसने एतराफे जुर्म किया और अपना बयान कुछ यूं कलमबंद कराया। मेरा नाम गुलनार है, मैं गैर मुस्लिम हूँ। एक हादसे में मेरे घर वाले मारे गए तो मैं तन्हा हो गई, कोई सहारा न था। मेरे काले रंग ने भी मेरी मनहूसियत में अहम किरदार अदा किया। मैं चाहती थी कि कोई अच्छा लड़का मुझे अपना ले, यूं मुझे सहारा मिल जाएगा, मगर मेरे काले और भद्दे रंग का मसला था। मुझे हर लड़का इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक देता। मैंने टीचिंग का शोबा चुना, जहां अलग दुनिया थी, कोलीग थी, खूबसूरत बच्चे थे। यहां भी मेरा काला रंग सबकी जुबान का डिस्कस पॉइंट बन गया था। हर महफिल में मेरा रंग जेरे बहस होता, मगर मैंने खुश गुफ्तारी की वजह से सबको अपना गर्विदा कर लिया। इसी दौरान मुझे काले जादू का शौक चढ़ा। एक बुढ़िया मेरी उस्ताद बनी। उसने मुझे बहुत से सफली अमल सिखाए। बुढ़िया ने मुझे रंग गोरा करने के तरीके भी बताए मगर सब नाकारा हो गए। फिर उसने मुझे एक किताब दी जो काले इल्म की थी। इस दौरान बुढ़िया का इंतकाल हो गया। मुझे काले जादू का जुनून की हद तक शौक था। मैंने किताब को पढ़ना शुरू किया। ये सब करना इतना मुश्किल न था। मुझे बचपन से ही गायब होने का शौक था। मैं गायब होना चाहती थी, लोगों के सामने होकर भी उनको धोखा देना चाहती थी। ये मेरा शौक था जो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। मुझे 9 माह तक 10 लड़कियों को इंसानी मुर्दा गोश्त खिलाना था और जादू किया हुआ खून भी पिलाना था। इसके बाद लड़कियों की शादी का इंतजार करना था क्योंकि इनके बच्चे भी मेरी ख्वाहिश को पूरा कर सकते थे। मैंने कुछ लड़कियां मुंतखब की और इन्हें मुसलसल 9 माह तक गोश्त खिलाती रही और इन्हें खून भी पिलाया जिस पर सफली अमल किया हुआ था। जो लड़की एक मर्तबा मेरे पास आती वो जादुई चक्कर में जकड़ी जाती और अगर वो मेरी तरफ ना आती तो उसे दौरे पड़ने लगते। यूं मजबूरन इन्हें मेरी तरफ आना पड़ता। कई लड़कियों ने मेरे पास वक्त गुजारे। एक बात और, इनके खामिंद शादी की पहली रात मारे जाते। ये अमल लाजमी था क्योंकि मुझे इनके खामिंदों की जरूरत पड़ती थी। उनका मुर्दा जिस्म कब्र से निकाल लाती थी मैं और उसे जलती हुई भट्टी में मखसूस अमल के तहत जलाती रहती। उनके जिस्म से उठने वाली बदबू और धुएं से उनके नौमौलूद बच्चों की मौत होती। फिर मैं इन बच्चों को जिंदा खाती। अब तक मैं कई बच्चे खा चुकी हूँ। यही वजह है कि कुछ देर तक मैं गायब हो सकती हूँ। वो बयान देकर खामोश हो गई। सुर्ख आंखों और सुर्ख जिस्म का राज बताओ, और औरतों का मरने के बाद अजीबो गरीब मखलूक में तब्दील हो जाना, इससे क्या ताल्लुक है तुम्हारा? सुर्ख जिस्म और सुर्ख आंखें जादू के जोर पर होती हैं, जबकि औरत का किसी और मखलूक में मरने के बाद तब्दील हो जाना इसी सफली इल्म के सबब है। ये सफली इल्म सहरशुदा औरत के जिस्म को डिलीवरी के बाद बिल्कुल ही अजीबो गरीब शक्ल में बिगाड़ देता है, जिससे वो कोई और ही मखलूक लगने लगती हैं। 2 औरतें ऐसी हैं जिन पर तुमने सफली इल्म किया है और उनको मुर्दा गोश्त खिलाया और खून भी पिलाया है। इनका हल बताओ। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि फैसल साहब की बहू
और फरखंदा दोनों ही अस्पताल में जेर असर थीं और मैंने उनकी जान इस मुसीबत से छुड़ानी थी। अब उनको कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरा अमल सब पर आया हो गया है, इसलिए सफली अमल टूट गया है। अगली सुबह मैंने जेल की सलाखों के पीछे गुलनार को मुर्दा हालत में देखा। उसके करीब ही एक पर्ची पड़ी थी जिसमें लिखा था, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरा सफली अमल अधूरा रह गया, तुमने मेरे सफली अमल को पूरा होने से पहले ही तोड़ दिया। अब इस अमल के मोकलात मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, यकीनन मैं सुबह तुम्हें मुर्दा ही मिलूंगी। वो वाकई मर चुकी थी और मरने के बाद उसकी लाश इंतहाई अजीबो गरीब मखलूक में तब्दील हो गई थी। उसका गोश्त गलने सड़ने लगा था। खैर, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने फरखंदा के वसीले से हमें गुलनार तक पहुंचाया और आखिरकार बुराई का सफाया हो गया। फिर मैंने कुछ अहम काम किए। इसके बाद फरखंदा से मुलाकात की और गुलनार के मरने का बताया। फरखंदा बिल्कुल नॉर्मल और ठीक ठाक थी। इन सारे कामों से फारिग होकर मैं सोच रहा था कि इंसान ही इंसान की बर्बादी का बाइस बन जाता है। बेजा ख्वाहिश जब इंसान पर हावी हो जाती है तो इंसान अशरफुल मखलूकात के आला मुकाम से गिरकर हैवान से भी बदतर बन जाता है और हर नाजायज काम को हलाल समझने लगता है जो इंसानी अजमत के खिलाफ है।